हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 9 जनवरी और आज के वीडियो में हम 9 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहां पर आपको सारी PDF प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को IGRS रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, सोनभद्र को। अगला है, प्रदेश के किस जिले की बेटी दीक्षायनी पांडे का चयन उनके कार सुरक्षा मॉडल के आधार पर अमेरिका में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप के साथ हुआ? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ये कहाँ की हैं? मऊ की रहने वाली हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की यानी कि जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की जो PDF ई बुक है वो जो है तैयार हो चुकी है। और अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है ये अर्धवार्षिक है यानी कि लास्ट 6 मंथ की है। और दोस्तों अगर आपको इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। PDF ई बुक के अलावा वीडियो भी जो है अपलोड हो चुका है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसरो और किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने एक समझौता किया? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला है, हाल ही में स्मार्ट जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत किसने की है? तो स्मार्ट नाम का जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत आयुष मंत्रालय ने की है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में टाटा समूह के दिग्गज R.K. कृष्ण कुमार का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, साल 2009 में। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर में। अगला है, UN पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर या क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? तो कहाँ पे? याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, अबेई में। अगला है, हाल ही में सुनील बाबू का निधन हो गया। ठीक है, सुनील बाबू का, ये जो है किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? तो ये फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा और ये एक फिल्म डायरेक्टर थे। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, 22वीं सीनियर पुरुष व महिला स्टेट नेटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, वाराणसी में। दोस्तों जो 22वीं सीनियर पुरुष व महिला स्टेट नेटबॉल चैंपियनशिप है ये वाराणसी में 6 से 8 जनवरी 2023 तक आयोजित हुई। इस चैंपियनशिप के लिए चयनित लखनऊ की पुरुष टीम का कप्तान अक्षय कुमार सिंह को बनाया गया और महिला टीम का जो कप्तान है वो अनामिका सिंह को बनाया गया। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो 22वीं सीनियर, ठीक है ध्यान रखेंगे, 22वीं सीनियर पुरुष और महिला स्टेट नेटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई? तो यूपी के वाराणसी में ये आयोजित की गई है। कब से कब तक? तो 6 से 8 जनवरी 2023 के बीच ये आयोजित की गई। और इसमें आप कप्तान भी ध्यान रखेंगे, पुरुष टीम का कप्तान किसको बनाया गया? लखनऊ की, तो ध्यान रखेंगे अजय कुमार सिंह को। और महिला टीम का कप्तान किसको बनाया गया? तो अनामिका सिंह को। अगला है, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर संस्कृति विभाग की ओर से प्रत्येक जिले को आयोजन के लिए कितने रुपए का बजट दिया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 3 लाख रुपए का। दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 से 26 जनवरी तक लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिलों में भव्य आयोजन किया जाएगा। एक बात यहाँ से ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश दिवस जो है ये कब होता है? तो हर साल 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस होता है। अब 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस क्यों होता है? तो दरअसल दोस्तों क्या है कि हमारे यूपी का नाम जो अभी उत्तर प्रदेश है इसके पहले इसका नाम क्या था? तो इसके पहले इसका जो नाम है वो यूनाइटेड प्रोविंस था, यानी कि संयुक्त प्रांत था। लेकिन संयुक्त प्रांत से जो इसका नाम हुआ है उत्तर प्रदेश, वो कब हुआ है? तो उत्तर प्रदेश इसका नाम हुआ था 24 जनवरी 1950 को।
कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। और इसी वजह से जो है उत्तर प्रदेश दिवस के तौर पर 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है, तो 24 जनवरी को होता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को यूपी का नाम जो है वो संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश किया गया था। राज्य स्तरीय समारोह लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में होगा। संस्कृति विभाग की ओर से प्रत्येक जिले को आयोजन के लिए 3 लाख रुपए का बजट दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग, एमएसएमई एवं स्वयं सहायता समूहों की ओर से ओडीओपी के स्टॉल लगाकर उत्पादों का विक्रय एवं प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश का नाम क्या था इससे पहले? तो संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस इसका नाम था। और दोस्तों इस दिवस की घोषणा कब की गई थी, तो वो भी ध्यान रखेंगे। मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल 24 जनवरी को पूरी यूपी में जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, वो भी ध्यान रखेंगे। इस दिवस की घोषणा कब हुई थी, तो इसकी जो घोषणा है वो 2017 में की गई थी। अगला है, यूपी सरकार प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज पर कितने प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान करेगी? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 50%। 5 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में बॉलीवुड के जो फिल्म निर्देशक हैं और जो कलाकार हैं उनके साथ एक बैठक की और उसमें कहा कि यूपी सरकार प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज पर 50% तक की सब्सिडी और वेब फिल्मों की लागत पर 25% तक की छूट की दिशा में काम करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे के दौरान उनकी बॉलीवुड हस्तियों के साथ बैठक हुई। उत्तर प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया के तौर पर प्रमोट किया गया। उत्तर प्रदेश को 64वें और 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा भी मिला है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे आप, एक बात तो यहाँ से ये ध्यान रखेंगे 64वें और 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में यूपी को जो है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिला। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि अभी उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज पर कितनी सब्सिडी, तो 50% तक की सब्सिडी देने की तैयारी में है। और जो वेब फिल्म है इनकी लागत पर 25% तक की छूट देने की दिशा में काम करने जा रही है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। और अभी जो हमारे सीएम हैं उनकी बैठक हुई थी कहाँ पे, मुंबई में। किसके साथ, तो बॉलीवुड के जो फिल्म निर्देशक हैं, जो डायरेक्टर हैं और जो कलाकार हैं उनके साथ बैठक हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 6 से 8 जनवरी तक देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया? क्योंकि हो चुका है, तो आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, गोवा में। दोस्तों देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में 6 से 8 जनवरी तक हुआ। इस आयोजन का मकसद भारत में दिव्यांगता के प्रति भेदभाव, कलंक और रूढ़िवादिता जैसी बाधाओं को दूर करना है। पर्पल फेस्ट के आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गोवा में जो ये पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है, इसके मुताबिक हमारे देश में खेल का बड़ा महत्व है और एक बड़ी दिव्यांग आबादी होने की वजह से इस बड़े समुदाय के लिए भी खेलों का बढ़ावा देना जरूरी है। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो विकलांगता के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलना और इन बाधाओं को दूर करने के लिए PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी जो विकलांग हैं उनके साथ सहयोग करना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे चाहें तो नोट भी कर लें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि देश के पहले पर्पल फेस्ट का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया, तो गोवा में इसका आयोजन किया गया है और देश में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों ये पर्पल फेस्ट है क्या और किसके लिए जो है इसका आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य रहा इसका, तो दोस्तों जो पर्पल फेस्ट है इसका आयोजन दिव्यांगों के लिए किया गया। यानी कि जो दिव्यांग हैं उनके प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलना और जो दिव्यांग हैं उनके लिए सहयोग करना, यही इसका उद्देश्य रहा। और ये जो पर्पल फेस्ट है ये भारत में पहली बार इसका आयोजन किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। और मेन उद्देश्य इसका यही रहा, जो दिव्यांग हैं उनके ही सहयोग के लिए, उनके विकास के लिए इसका आयोजन किया गया। ठीक है, गोवा में इसका आयोजन किया गया और ये जो पर्पल फेस्ट रहा इसमें जो दिव्यांग हैं उनको खेलों के लिए जागरूक किया गया और खेलों की एक यहाँ पर जो है
जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे आयोजित किया गया। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ पे किया गया, गोवा में किया गया 6 से 8 जनवरी के बीच। और किसके लिए, तो दिव्यांगों के पुनरुत्थान के लिए, दिव्यांगों के सहयोग के लिए, और जो दिव्यांग हैं उनके प्रति लोगों के जो भेदभाव है, जो कलंक है, जो रूढ़िवादिता है, उसको खत्म करने के लिए इसको शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू हुआ? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, केरल में। केरल की राजधानी कहाँ पे, ध्यान रखेंगे, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हाल ही में दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, जिससे राज्य सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से और अधिक समृद्ध हुआ है। यह संग्रहालय भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले एशिया के पहले साम्राज्य त्रावणकोर की लोकप्रिय कहानियों का खजाना समेटे हुए, यानी ये जो संग्रहालय है यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, तो यूरोपीय शक्तियों को जो हराने वाले एशिया के पहले साम्राज्य था त्रावणकोर, इसकी लोकप्रिय कहानियों का यहाँ पे वर्णन मिलेगा। पिछले सप्ताह खुले इस संग्रहालय में 187 पांडुलिपियां हैं जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों की खान है। ये दस्तावेज ताड़ के साफ और स्पष्ट पत्तों पर लिखे गए हैं जो रिकॉर्ड कक्षों के कोने पर सुसज्जित हैं। उस दौर में विवरण लिखने के लिए पहले जो है किसका यूज होता था, तो ताड़ के इन पत्तों को उपचारित किया गया था। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया का पहला जो है ताड़ के पत्तों का संग्रहालय कहाँ पे खोला गया है, तो ये हमारे इंडिया के केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय, यहाँ से आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ताड़ के पत्ते हैं इन पर ही जो है क्या लिखे गए हैं, जो पुरानी हिस्ट्री है उसको इस पे दर्शाया गया। यानी यहाँ पर किस बारे में बात की गई है, ये जो संग्रहालय है, तो यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले जो एशिया के पहले साम्राज्य था त्रावणकोर, इसकी लोकप्रिय कहानियाँ जो है इस ताड़ के जो पत्तों का संग्रहालय है यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला जो ताड़ के पत्तों का संग्रहालय वो कहाँ पे खोला गया, तो आप याद रखेंगे केरल में खोला गया है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, किसके बारे में यहाँ पर जो है बताया गया है, तो ये जो संग्रहालय है ये यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले एशिया के जो पहले साम्राज्य था त्रावणकोर, उसकी लोकप्रिय कहानियों का यहाँ पे वर्णन मिलता है। ये जो संग्रहालय है इसमें 187 पांडुलिपियाँ, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो है जो दस्तावेज हैं वो ताड़ के पत्तों पर लिखे गए हैं, इस बात को, क्योंकि ताड़ के पत्तों का संग्रहालय है तो यहाँ पर जो है ताड़ के पत्तों पर ही ये सारे दस्तावेज लिखे गए हैं। और दोस्तों जो साम्राज्य था त्रावणकोर, तो इसके कौन राजा थे जिन्होंने किसको हराया था, तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको पराजित किया था, क्योंकि यूरोपीय शक्तियों को इन्होंने पराजित किया था। तो उनका नाम भी ध्यान रखेंगे, तो उनका नाम था त्रावणकोर के जो राजा थे, क्या नाम था उनका, तो अनिजाम तिरुनल। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, अनिजाम तिरुनल, नाम ध्यान रखेंगे, अनिजाम तिरुनल इनका जो है, तिरुनल ये इनका नाम था। ये राजा कहाँ के थे, तो अनिजाम जो तिरुनल थे ये राजा थे कहाँ के, त्रावणकोर जो साम्राज्य था उसके ये राजा थे। और इन्होंने ही कब तो 1729 से 58 के बीच जो है इन्होंने युद्ध किया था यूरोपीय शक्तियों से, और इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था। और उसके बाद जो है जो डच है उसका भारत में विस्तार रुक गया था। तो इसी वजह से जो है इन्हीं के बारे में जो सारी कहानियां हैं, युद्ध है, इसके बारे में इस संग्रहालय में बताया गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप कि ताड़ के पत्तों का दुनिया का पहला संग्रहालय कहाँ पे खोला गया, तो ये केरल में खोला गया। अगला है, पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, हैदराबाद। फॉर्मूला ई रेस का आयोजन अगले साल 11 फरवरी को पहली बार भारत में होगा, जब हैदराबाद रेस की मेजबानी करेगा। बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में अक्टूबर 2013 में फॉर्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के आयोजन के बाद देश में यह पहली बार सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेस होगी जो हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। 11 फरवरी को हैदराबाद रेस सीजन की चौथी रेस होगी। फॉर्मूला ई के सीजन 9 पहले 3 में मैक्सिको सिटी और रियाद में शामिल है। तो आप ध्यान रखेंगे कि पहली बार जो हैदराबाद है ये फॉर्मूला ई रेस का आयोजन करेगा।
और दोस्तों इससे पहले भी भारत में जो है इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था? तो 2013 में जो है इसका आयोजन किया गया था बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में। उसके बाद जो है देश में यह पहली बड़ी और अंतर्राष्ट्रीय रेस होगी जो कि हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। और जो हैदराबाद में ये आयोजित होगी रेस, ये जो है चौथी रेस होगी, ठीक है, चौथी रेस होगी। इससे पहले जो 3 हैं वो मैक्सिको सिटी और रियाद में होंगी। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो फॉर्मूला ई रेस है, फॉर्मूला ई रेस क्या होती है? सभी लोग जानते हैं, कार रेसिंग की एक प्रतियोगिता होती है। तो ये जो रेस है वो कहाँ पे आयोजित होगी? तो 11 फरवरी को ये भारत में आयोजित की जाएगी हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को पहली बार एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, इन्हें जो है क्या नियुक्त किया गया है? तो पहली बार किसी भारतीय को एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नाम ध्यान रखेंगे आप, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। ये जो है 1 जनवरी 2023 को एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन यानी कि APPU, एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है। इन्होंने पदभार ग्रहण किया है 1 जनवरी 2023 को। ये पहली बार है जब कोई भारतीय डाक क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। जो ये डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह हैं, ये 4 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। पूर्व सदस्य डाक सेवा बोर्ड डाक विभाग डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को अगस्त सितंबर 2022 के दौरान बैंकॉक में आयोजित 13वीं APPU कांग्रेस के दौरान महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, चुना गया था। एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बैंकॉक, थाईलैंड में इसका मुख्यालय है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग जो है इसको नोट कर लेना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार जो है ऐसा है जब किसी भारतीय को डाक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व करने का मौका मिला। तो याद रखेंगे आप, नाम क्या है? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। इन्हें जो है अभी किस पद पे? तो एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। और पहली बार है जब कोई भारतीय इस पद पर पहुंचा है। तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। इसका मुख्यालय भी ध्यान रखेंगे, हो सकता है मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बैंकॉक, थाईलैंड में इसका मुख्यालय। अगला है, किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिए 1901 के बाद जो साल 2022 है ये 5वां सबसे गर्म साल रहा? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, भारत मौसम विज्ञान विभाग। देश में 1901 के बाद साल जो 2022 है इसको 5वां सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 1901 से ही मौसम संबंधी रिकॉर्ड रखना शुरू किया था। मौसम विभाग कार्यालय ने 2022 के दौरान भारत की जलवायु पर दिए एक बयान में कहा कि जमीन की सतह का वार्षिक औसत तापमान लंबी अवधि के औसत से 0.51 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जो कि 1981 से 2010 की अवधि का औसत तापमान रहा। हालांकि 2016 में जो टेम्परेचर है वो साल 2022 से भी ज़्यादा रहा था और ये जो तापमान है वो औसत से 0.71 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। तो ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि साल जो 2022 है ये 1901 के बाद जो है 5वां सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया। यानी इससे पहले भी 1901 से लेकर के अभी तक 4 साल ऐसे रहे हैं जो साल 2022 से ज़्यादा गर्म रहे। इसी में जो 2016 है वो साल 2022 से ज़्यादा गर्म रहा था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा ये जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा ये जारी की गई है। अगला है, हाल ही में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली इतिहास में पहली भारतीय कौन बन गई है? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, कोनेरू हम्पी। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये शतरंज की खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ये पहली भारतीय बन गई हैं विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली। कोनेरू हम्पी विश्व ब्लिट्ज शतरंज, नाम ध्यान रखेंगे कोनेरू हम्पी। ये जो है विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली इतिहास की पहली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने रजत पदक जीतने के लिए 12.5/17 का स्कोर किया है। वह सिर्फ आधे अंक से स्वर्ण पदक से चूक गई हैं। 2019 में फिडे महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने के लिए जानी जाती हैं। 2002 में वह 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की महिला बनी। ये भी आप याद रखेंगे कि सबसे कम उम्र की महिला कौन सी हैं ग्रैंड मास्टर बनने वाली?
तो ये हैं कोनेरू हम्पी, जो कि 2002 में ग्रैंड मास्टर बन गई थी, ठीक है, 15 साल की एज में। हम्पी कोनेरू विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, जो कोनेरू हम्पी हैं ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, विजयवाड़ा की ये रहने वाली है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि जो कोनेरू हम्पी हैं ये जो है पहली भारतीय बन गई हैं विश्व एबिलिटी शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली, ठीक है। अभी तक किसी भारतीय जो है जीता नहीं है, ये किताब ध्यान रखेंगे आप। और ये कहाँ की है, तो ये आंध्र प्रदेश की है। अगला है, किस देश के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जियानलुका वियाली का निधन हो गया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, इटली। और यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं। इटली के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जियानलुका वियाली का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। जियानलुका वियाली को 2017 में कैंसर का पता चला था, यानी इन्हें कैंसर था और इसी वजह से इनकी मृत्यु हुई। अपने फुटबॉल करियर में उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम पर किए थे। ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले का, ध्यान होगा आपको, 2 या 3 दिन पहले आपको कराया था कि ब्राज़ील के जो महान फुटबॉलर थे पेले, उनके बाद जो है अब जियानलुका वियाली ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। जियानलुका वियाली ने अपने करियर में इटली की नेशनल टीम के लिए कुल 59 मैच खेले थे। तो ध्यान रखेंगे आप, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि हाल ही में जो ब्राज़ील के महान खिलाड़ी थे पेले, जिनका निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे, तो वो फुटबॉल खिलाड़ी थे। और अभी जो है इटली के एक महान खिलाड़ी का निधन हुआ, ये भी फुटबॉल से ही संबंधित थे, ठीक है। दोनों का ध्यान रखेंगे, ये इटली के हैं जियानलुका वियाली, और जो पेले थे वो ब्राज़ील के थे। तो दोनों ये आप यहाँ से अंतर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे 9 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये कल के वीडियो को क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश के किस शहर राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट था, गोरखपुर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट लगाया जा रहा है। यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।